मैं डीसीपी को गाड़ी में बिठाकर इलाहाबाद के आखिरी सिरे तक ले गया। वहां जाकर मैंने उसकी आंखों से पट्टी खोल दी और उसे बताया कि तैमूर उस थाने में है जिसकी हुदूद में शांतिपुर का इलाका लगता है। डीसीपी ने पूछा, तुमसे कांटेक्ट कैसे होगा? मैंने कहा, राधा के पास तुम्हारे घर का नंबर तो होगा ना, मैं तुमसे उसी नंबर पर राब्ता करूंगा। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने एहतियातन गाड़ी की नंबर प्लेटें भी तब्दील कर दी थीं कि मुबादा डीसीपी उनके जरिए सरदार तक पहुंच जाए। वहां से मैंने गाड़ी का रुख उस गांव की तरफ मोड़ दिया जहां कांता और ग्लोरिया को छोड़ा था। जब मैं गांव की हुदूद में दाखिल हुआ तो सूरज निस्फ सफर तय कर चुका था, मगर वहां अजीब सी अफरा तफरी थी। मेरी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजाने लगी। मैंने गाड़ी को एक घने दरख्त के नीचे रोक दिया और लॉक करके नीचे उतर आया। वहां से कुछ फासले पर आमों का एक छोटा सा बाग था। मैं उस तरफ बढ़ गया। वहां एक बूढ़ा किसान बैठा हुक्का पी रहा था। मैंने उससे पूछा, बाबा जग्गू का घर कौन सा है? मैं चूंकि रात में आया था इसलिए मैं वो मकान भूल गया था, या फिर मैंने उस वक्त इतनी तवज्जो नहीं दी थी। मुझे वो गली तो याद थी मगर मकान याद नहीं आ रहा था। बूढ़े ने सहमे हुए अंदाज में मुझे देखा, बोला, जग्गू का मकान? वो सामने वाली गली में चौथा मकान है जग्गू का। फिर वो बोला, मगर वहां तो बहुत अन्याय हुआ है बाबूजी। मेरा दिल अनजाने खदशों के बायस जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, क्या हुआ है वहां? वो बोला, कल वहां डाकू आ गए थे। जग्गू के घर 2 लड़कियां मेहमान आई हुई थीं। वो उनमें से एक को उठाकर ले गए। दूसरी लड़की जो कोई गोरी थी वो भी उस लड़की को बचाने के लिए उन डाकुओं के पीछे चली गई। मैंने कहा, डाकू क्या गाड़ियों में आए थे? बूढ़े ने कहा, बड़ी सी एक गाड़ी थी। मैंने डाकुओं को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, मगर गांव वाले बता रहे थे कि वो 5 थे। उनके पास बंदूकें और तमंचे थे। वो दीवार टाप कर अंदर घुस गए। घर में उस वक्त कोई मर्द मौजूद नहीं था, बस घर की औरतें थीं या वो दोनों लड़कियां। उन लोगों ने घर की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। जग्गू की घरवाली के पास अच्छा खासा जेवर भी है। बस उन्होंने एक लड़की को उठाया और हवा में फायर करते हुए भाग गए। दूसरी लड़की के पास भी तमंचा था। उसने डाकुओं में से एक को घायल भी कर दिया, मगर उन्होंने फिर उसी लड़की को आगे कर दिया जिसे उठाया था, इसलिए दूसरी लड़की कुछ भी न कर सकी। मगर मैंने ऐसी जीदार लड़की कभी नहीं देखी। डाकुओं के जाने के बाद वो रामू के घोड़े पर उनके पीछे चली गई। बस वो जब की गई अभी तक नहीं लौटी। मैं तो जानू उसे भी डाकुओं ने पकड़ लिया होगा या मार दिया होगा। बूढ़े ने चिल्लम रख कर एक तिनके से राख कुरे दी। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। ये यकीनी तौर पर कांता के चचा ठाकुर का काम था। उसके चक्कर में ग्लोरिया बेचारी खामखा मारी गई। बूढ़ा ठीक ही कह रहा था कि या तो डाकुओं ने उसे मार दिया या फिर वो भी कांता की तरह उनकी कैद में है। मैंने पूछा, जग्गू उस वक्त कहाँ था? वो बोला, जग्गू उस वक्त गांव में मौजूद नहीं था, वरना किसी डाकू की जरूरत है कि वो हमारे गांव की तरफ टेढ़ी नजर से देख सके। जग्गू उस वक्त यहाँ पहुंचा था जब डाकू यहाँ से जा चुके थे। वो भी उसी वक्त घोड़े पर उनके पीछे निकल गया। मैंने कहा, जग्गू के दूसरे साथी कहाँ थे? बूढ़े ने अचानक सर उठाकर मुझे देखा और मुश्तबा लहजे में बोला, तुम कहीं पुलिस के आदमी तो नहीं हो? मैंने जल्दी से कहा, नहीं बाबा, जो लड़की डाकुओं के पीछे गई थी वो मेरी बीवी है। बूढ़े के मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे वो तुम्हारी बीवी थी तो तुमसे क्या छुपाना? तुम भी अच्छी तरह जानते होगे कि जग्गू और उसके साथियों का धंधा क्या है। मैंने तैश में कहा, बहुत अच्छी तरह जानता। वो बोला, जब भी तो मुझे हैरत भी हो रही है कि चोरों के घर में मोर कैसे पड़ गए। फिर उसने पूछा, दूसरी लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता था? मैंने कहा, कुछ भी नहीं। मैंने किसी से उसकी हिफाजत का वादा किया था, मगर मैं अपने उस वचन पर भी कायम न रह सका। बूढ़े ने कहा, वाह भैया वाह, खूब हिफाजत की उस लड़की की। तुम तो उसे यहाँ छोड़कर चलते बने। तुम्हें यह भी मालूम था कि जग्गू और उसके साथी रात को घर में मुश्किल ही से टिकते हैं। घर में सिर्फ जग्गू की बूढ़ी माँ या बीवी होती है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ठाकुर की बोटियां नोच कर चील कव्वों को खिला दूं। मैंने दिल ही दिल में कहा, ठाकुर अब तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। तू आज के बाद किसी भी वक्त मर सकता है, मगर मैं तुझे एकदम नहीं बल्कि किस्तों में मारूंगा। जब तक जिंदा रहेगा रोज जीता और रोज मरता रहेगा। मैंने बूढ़े से कहा, मैं जरा जग्गू के घर हो लूं। मैं तेज तेज कदमों से जग्गू के घर की तरफ बढ़ गया। जग्गू की बीवी इससे पहले मेरे सामने नहीं आई थी, मगर वो मुझे पहचानती थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी कि मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सकी भैया। उस लड़की को तो वो लोग उठा ही ले गए थे, मगर तुम्हारी बीवी ने भी हद कर दी। वो अकेली औरत उन डाकुओं के पीछे चली गई। उसने यहाँ भी एक डाकू का हाथ तोड़ दिया था, मगर वो 5 थे और तुम्हारी बीवी अकेली। फिर उन्होंने कांता को जान से मारने की धमकी भी दी, इसलिए तुम्हारी बीवी मजबूर हो गई, वरना शायद वो लोग कांता को यहाँ से न ले जा सकते। मैंने पूछा, जग्गू कहाँ है? वो बोली, वो उसके थोड़ी ही देर के बाद पहुंचे थे। लगता था उन्होंने बहुत लंबा सफर पैदल तय किया है। उनके बाल और कपड़े गर्द में अटे हुए थे। वो बहुत बुरी तरह थके हुए थे।
आते ही उन्हें ये इत्तला मिली। उन्होंने गांव से एक घोड़ा लिया और उस वक्त चले गए। मैंने पूछा, उसके बाद से न जग्गू लौटा है न मेरी बीवी? मेरे सब्र का पैमाना आहिस्ता आहिस्ता लबरेज होता जा रहा था। मैंने कहा, अच्छा, जग्गू या मेरी बीवी लौट आए तो उससे कहना कि मुझसे इस नंबर पर बात कर ले। मैंने जेब से पेन निकाला और सिगरेट का एक खाली पैकेट उठाकर उसकी पुश्त पर सरदार जी का नंबर लिख दिया। फिर कहा, मेरी बीवी को तो वो जगह भी मालूम है जहां हम ठहरे हुए हैं। ये कहकर मैं दोबारा गाड़ी की तरफ आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं या कहां जाऊं। मैंने सोचा पहले सरदार जी से मशवरा कर लूं। मुमकिन है डीसीपी ने उस वक्त तक तैमूर की रिहाई का बंदोबस्त कर दिया हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेटी के पैर में कांटा भी चुभा तो वो मर जाएगा। मैं काफी देर तक गाड़ी में बैठा ग्लोरिया की हिमाकत पर ताव खाता रहा। भला इतने लोगों के मुकाबले में हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी, और अगर वक्ती तौर पर तैश आ भी गया था तो उन लोगों के पीछे जाने की क्या जरूरत थी। वो लोग तो ठाकुर के हुक्म के बंदे थे, इंसानों को कुत्तों और बिल्लियों की तरह मार देते। ठाकुर खुद जब अपनी सगी भतीजी के खून का प्यासा था तो उसने भला ग्लोरिया का क्या हशर किया होगा। उसे तो सोचे समझे बगैर भून कर रख दिया होगा, और वो भी उस सूरत में जब ग्लोरिया वहां तक पहुंची होगी। मुमकिन है उसके किसी गुलाम ने रास्ते में ही ग्लोरिया को मौत की नींद सुला दिया हो, लेकिन मेरी अक्ल कह रही थी कि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों के पीछे पीछे जग्गू भी गया था। गांव की तरफ जाने वाले रास्ते इंसानों और जानवरों के कदमों से मुस्तकिल हो जाते हैं। उन रास्तों के अतराफ खुदरो घास और दूसरा झाड़ झंकार उगाता है। उन लोगों ने अगर ग्लोरिया को मार दिया होता तो जग्गू को उसकी लाश जरूर मिल गई होती और वो लाश लेकर लौट आया होता। फिर घोड़े उमूमन अपना थान पहचानते हैं। सवार अगर गिर जाए या जख्मी होकर बागें छोड़ दे तो घोड़ा खुद ब खुद अपने थान पर लौट आता है। घोड़ा अभी लौटा नहीं था। इसका मतलब यही था कि या तो ग्लोरिया ठाकुर की कैद में है या फिर उसे ठिकाने लगा दिया गया है। मेरा जहन मफलूज होकर रह गया था। एक मसला हल नहीं होने पाता था कि दूसरा मसला खड़ा हो जाता। मैं चौंका उस वक्त जब उसी किसान ने मुझे आवाज दी, बाबूजी, कुछ नारियल पानी पी लो, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो रही है। यह कहकर उसने एक कच्चा नारियल मेरी तरफ बढ़ा दिया। अभी मैंने नारियल के 2 ही घूंट लिए थे कि फजा घोड़ों की टापों से मजरू हो गई। वो 10 के करीब घुड़सवार थे और सबके सब राइफलों से मुसल्ला थे। उनके दरमियान में ग्लोरिया इस अंदाज में घोड़े पर बैठी हुई थी कि 2 सवारों ने उसे अपनी राइफल्स की जद में ले रखा था। मैंने नारियल एक तरफ फेंका और भिन्ना कर गाड़ी से बाहर निकल आया। उन घुड़सवारों में एक शख्स सबसे ज्यादा बारूद था। गालिबन वही उन सबका लीडर था, क्योंकि वो घोड़ा बढ़ाकर दूसरे लोगों से कुछ आगे आ गया था। उसके हाथ में जदीद किस्म की दूरमार राइफल थी और शाने से गोलियों की बेल्ट लटक रही थी। चौड़े जिस्म पर खाकी बुशर्ट और पैंट थी। उसके चेहरे पर खासी घनी मूछें थीं, जिनकी वजह से उसकी शख्सियत भी मजीद बारोब हो गई थी। उनमें से किसी की नजर अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं उन सब के बाएं हाथ पर गाड़ी की ओट में खड़ा था। मूंछों वाले ने चारों तरफ तायराना नजर डाली। हर शख्स उसे देखकर छुप गया था, सिवाय उस बूढ़े के जिसने मुझे नारियल का पानी पिलाया था। फिर मूंछों वाला बुलंद आवाज में बोला, तुम में से जग्गू कौन है? उसकी बात का किसी ने जवाब न दिया। फिर वो चीख कर बोला, जग्गू, फौरन बाहर आओ वरना हम पूरे गांव को आग लगा देंगे। इस दौरान में वो बूढ़ा जो मेरे नजदीक ही बैठा हुआ था उठकर मूंछों वाले के सामने जाकर खड़ा हो गया। मूंछों वाले ने हक़ारत से बूढ़े को देखा, फिर तंजिया अंदाज में बोला, तुम हो जग्गू? वो बोला, अगर जग्गू इस वक्त गांव में मौजूद होता तो तुझे यूं चीखने चिल्लाने की जरूरत न पड़ती। मूंछों वाले ने मजे का उड़ाने वाले अंदाज में पूछा, तुम कौन हो बड़े मियाँ? लगता है जग्गू से कोई रिश्ता है तुम्हारा। बूढ़े ने नफरत भरे लहजे में कहा, तू बता जग्गू से तुझे क्या काम है और इस लड़की को क्यों पकड़ रखा है? उसने ग्लोरिया की तरफ इशारा किया। मूंछों वाला बिफर कर बोला, ज्यादा बकवास मत कर बुढ़े। जग्गू ने हमारे ठाकुर साहब का खजाना हथिया लिया है। काफी अरसा पहले वो ठाकुर साहब की भतीजी को वरगला कर ले गया था। कांता अपने साथ लाखों रुपए के जेवरात और नकद रुपया भी लाई थी। वो सब जग्गू ने उसे छीन लिया है। बूढ़े ने कहा, तुम लोग कांता को तो ले गए हो, अब यहाँ क्यों आए हो? मैं इस दौरान में गैर महसूस अंदाज में खिसकता हुआ अपनी गाड़ी की ओट में चला गया था। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाला और आहिस्तगी से लोड कर लिया। अब मैं किसी भी लम्हे फायर कर सकता था। मूंछों वाले ने गरज कर कहा, सीधी तरह जग्गू का पता बता दे बुढ़े। बूढ़ा भी उसी लहजे में बोला, तू है कौन जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है और इस बेचारी लड़की को क्यों पकड़ रखा है? वो बोला, असल खजाना इस लड़की और जग्गू ने मिलकर छुपाया है। इस मेम ने ये बात खुद बताई है हमें। अब मुझे जल्दी से जग्गू का पता बता दे वरना। बूढ़ा हत्थे से उखड़ गया, बोला, वरना क्या? मूंछों वाले ने कहा, वरना ये कि फिर तू बोलने के काबिल नहीं रहेगा। मैं तुझे 10 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। 10 मिनट के बाद तेरा चिराग गुल हो जाएगा। फिर गांव के किसी और आदमी की बारी आएगी। जब तक जग्गू हमें मिल नहीं जाता, हर 10 मिनट के बाद गांव का एक आदमी मरता रहेगा। फिर वो कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख कर बोला, तेरा वक्त तो पूरा हो गया बुढ़े।
मूंछों वाले ने यूं कहा जैसे जिंदगी और मौत का टाइम कीपर वही हो। फिर उसने शाने पर से राइफल उतारी, उसे लोड किया और बूढ़े का निशाना लेकर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि मेरे रिवॉल्वर ने शोला उगला। धमाका हुआ और मूंछों वाले की पेशानी के ऐन वस्त में सुराख हो गया। दूसरे ही लम्हे वो खुद भी घोड़े की गर्दन की तरफ उलट गया। धमाके से घोड़ा बिदका और एक तरफ भाग निकला। उसके साथियों की समझ में नहीं आया था कि हुआ क्या है। फिर यक के बाद दीगरे मैंने उन दोनों राइफल बरदारों की खोपड़ियों में सुराख किए जो ग्लोरिया पर मुसल्लत थे। उन दोनों के गिरते ही वहां भगदड़ सी मच गई। उन लोगों की समझ में नहीं आया था कि हमलावर कहां छुपा हुआ है। मौका मिलते ही ग्लोरिया घोड़े समेत वहां से निकल भागी। उसका रुख मेरी मुखालिफ समत में था। मैंने उसे आवाज देना चाही, मगर वो तो लम्हों में छल्लावे की तरह गायब हो गई। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी में उसके पीछे जाऊं, मगर जिस रास्ते पर ग्लोरिया गई थी वो रास्ता गाड़ी के लिए मुनासिब नहीं था। अचानक मुझे वो घोड़ा दिखाई दिया जिस पर मूंछों वाला अब भी सवार था। वो घोड़ा लंबा चक्कर काट कर मेरी तरफ आ रहा था। वो जूं ही मेरे नजदीक पहुंचा, मैंने जंप लगाई और उसकी लगाम जबड़ों के पास से पकड़ ली। घोड़े की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं भी कुछ दूर तक उसके साथ दौड़ता चला गया। उसके साथ ही मैं खासी कुव्वत से घोड़े की लगाम भी खींच रहा था। भड़का हुआ घोड़ा भी मुश्किल से काबू में आता है, अक्सर पकड़ने वाले को भी अपने साथ घसीट ले जाता है। घोड़ा रुका तो मुझे अपने बाजुओं की गैर मामूली कुव्वत का एहसास हुआ। गोली खाने के बाद मूंछों वाले ने मरते वक्त घोड़े की गर्दन मजबूती से थाम ली थी, वरना अब तक वो घोड़े से गिर चुका होता। मैंने बदिक्कत तमाम मूंछों वाले को घोड़े से नीचे फेंका, फिर फुर्ती से घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा भी इंतहाई सरकश था। अपनी पीठ पर किसी अजनबी का एहसास करते ही वो एकदम भड़क गया। उसने उछल कूद करके मुझे गिराने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। फिर उसने बिफर कर दायरे की सूरत में 2-3 चक्कर लगाए, बिलाखिर हथियार डाल दिए और जिधर मैं उसे ले जाना चाहता था उसी तरफ सरपट दौड़ गया। अगर हमलावर अफरा तफरी में फरार न हुए होते तो उस मौके पर बहुत इत्मीनान से मुझे मार गिराते, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो उस सरकश घोड़े पर थी। वो बहुत बेहतरीन और कीमती घोड़ा था। वो लोग न जाने कितनी दूर से आ रहे थे। घोड़े का पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। उसके बावजूद उसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था, मगर ग्लोरिया जाने किस बर्क रफ्तारी से गई थी कि कई मील तक मुझे उसकी झलक दिखाई न दी। फिर अचानक वो पगडंडी एक दोराहे पर खत्म हो गई। वहां से एक रास्ता दाईं तरफ जा रहा था और दूसरा बाईं तरफ। मैं चंद लम्हों को वहां रुक गया और अंदाजा लगाने लगा कि ग्लोरिया किस तरफ गई होगी। घोड़े से उतरकर मैंने जमीन का जायजा लिया कि मुमकिन है मुझे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिसके जरिए मुझे ये इल्म हो कि ग्लोरिया किस तरफ गई है। पगडंडी पर मुख्तलिफ जानवरों के खुरों के निशानात थे। मैं खोजी तो था नहीं कि खुरा देखकर मालूम कर लेता कि ग्लोरिया का घोड़ा किस तरफ गया है। उसी वक्त मुझे सामने से 2 देहाती आते दिखाई दिए। मुझे देखकर वो खुद ही रुक गए और आपस में खुसर फुसर करने लगे। मैंने उनमें से एक को मुखातिब क्या कहा, सुनो, तुमने किसी लड़की को तो यहाँ से गुजरते नहीं देखा? वो सफेद घोड़े पर सवार थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, घोड़े पर लड़की? दूसरे ने कहा, वो लड़की देखने में कैसी लगती थी? मैंने कहा, वो हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेज है। मैंने जानबूझकर अंग्रेज का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि आम आदमी हर गैर मुल्की को अंग्रेज ही समझता है। उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम बहरामपुर से आ रहे हैं, ये रास्ता सीधा वहीं जाता है, हमने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी। दूसरे ने कहा, बल्कि किसी भी घुड़सवार लड़की को नहीं देखा। इसका मतलब था कि ग्लोरिया उस तरफ नहीं गई। मैंने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और घोड़े को दूसरे रास्ते पर डाल दिया। फिर मैं तकरीबन 25-30 मील तक उसी रास्ते पर घोड़ा दौड़ाता रहा, मगर मुझे ग्लोरिया की परछाई भी दिखाई न दी। रास्ते में मिलने वाले लोगों से मैंने उसके बारे में पूछा भी, मगर हर आदमी का जवाब नफी में था। न जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। कई घंटे तक ख्वार होने के बाद मैंने यही फैसला किया कि ग्लोरिया की तलाश तर्क कर दी जाए। वो कोई बच्ची नहीं थी कि पर्दाफरोशों के हत्थे चढ़ जाती। फिर अचानक मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। ग्लोरिया वहां से सीधी सरदार जी के बंगले की तरफ गई होगी। उसने मुझे देख लिया था, मगर यही सोचा होगा कि उन लोगों से निमट कर मैं भी उसी तरफ आऊंगा। फिर मुझे याद आया कि ग्लोरिया भागी नहीं थी, बल्कि फायरिंग की आवाज से उसका घोड़ा भड़क गया था, वरना मुमकिन है वहां रुक कर मेरी मदद करती। यह सोचकर मैंने घोड़े का रुख मोड़ दिया। अब मैं दोबारा जग्गू के गांव की तरफ जा रहा था। मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी। मेरा इरादा था कि घोड़ा वहां छोड़कर गाड़ी में इलाहाबाद की तरफ निकल जाऊं। मुमकिन है उस वक्त तक जग्गू भी लौट आया हो, उससे भी मुलाकात हो जाएगी और ताज़ा तरीन सूरत हाल का भी इल्म हो जाएगा। मुझे कांता की तरफ से भी तशवीश थी। मैंने उसकी हिफाजत का वादा किया था, मगर उसमें नाकाम रहा था। न जाने ठाकुर ने उसके साथ क्या सलूक किया हो। फिर मुझे याद आया कि ठाकुर के आदमी किसी खजाने का तस्करा कर रहे थे। न जाने कांता ने या ग्लोरिया ने उन्हें क्या कहानी सुनाई थी। मैं दोबारा जग्गू के गांव पहुंचा तो सूरज गुरूब होने वाला था। परिंदे अपने आशियानों की तरफ लौट रहे थे। गांव के बेशतर लोग घरों के बाहर चारपाइयों पर बैठे हुए थे।
फजा में सौंधी सौंधी मिट्टी और गोबर की मिलीजुली बू रची हुई थी। मेरा घोड़ा भी बुरी तरह थका हुआ था, इसलिए बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा था। मैं खुद भी उसे दौड़ाना नहीं चाहता था। मैंने गांव के मनाजिर अभी दूर से ही देखे थे, गांव में दाखिल नहीं हुआ था। अचानक खेतों में से एक आदमी उछलकर बाहर निकला और दोनों हाथ जोर जोर से हिलाकर मुझे रुकने का इशारा करने लगा। मैंने लगाम खींची और फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर देखते ही उसने दोनों हाथ उठा दिए। फिर उसी हालत में वो मेरे नजदीक आ गया। मैं उसे देखते ही पहचान गया, वो जग्गू का साथी था। मैंने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा, क्या बात है? वो बोला, गांव में पुलिस मौजूद है, वहां आपके लिए खतरा है। मैंने पूछा, जग्गू कहाँ है? वो बोला, उन्हें भी हम लोगों ने वापस भेज दिया है। मैंने सर्द लहजे में कहा, जब ठाकुर के आदमी कांता को उठाने आए थे तो तुम लोग कहाँ थे? उसने नजरें झुकाकर कहा, उस वक्त हम में से कोई भी गांव में मौजूद नहीं था। हम लोग एक जरूरी काम से गए हुए थे। मैं जानता था कि उसका जरूरी काम क्या होगा। फिर मुझे अपनी गाड़ी का ख्याल आया। मेरी गाड़ी पर तो शायद पुलिस ने कब्जा कर लिया हो। वो बोला, आपकी गाड़ी हरनाम चाचा ने वहां से हटा दी थी, अभी तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी। ये भी अच्छा हुआ कि आपने गाड़ी बंद नहीं की थी, चाबियां भी उसी में लगी छोड़ दी थी, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। मैंने घोड़े से उतरते हुए कहा, अच्छा अब मुझे गाड़ी चाहिए। कई घंटे तक घोड़े की सवारी करने के बाद मेरा जिस्म अकड़ कर रह गया था, खास तौर पर टांगें तो बुरी तरह दुख रही थी। वो बोला, गांव में इस वक्त पुलिस मौजूद है, गाड़ी मिलना तो मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करता हूँ। आप जब तक यहीं खेतों में बैठे, अगर काम बन गया तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने तवील सांस लेकर कहा, अच्छा ठीक है, ये घोड़ा अपने साथ ले जाओ। वो बोला, घोड़े को भी यहीं कहीं बांध दें, गाड़ी नहीं मिली तो फिर ये घोड़ा ही आपके काम आएगा। उसकी बात माकूल थी। वाकई गाड़ी न मिलने की सूरत में मुझे सवारी की जरूरत तो पड़ती। मैंने कहा, पुलिस के ख्याल में इस वारदात की नौयत क्या है? वो बोला, पुलिस का ख्याल है कि डाकुओं के 2 गिरोहों में झगड़ा हुआ है, उसी झगड़े में 3 आदमी मारे गए हैं। मैंने कहा, मगर मरने वाले तो ठाकुर के आदमी हैं, वो डाकू कैसे हो गए? जग्गू का साथी पहली मर्तबा मुस्कुराया, बोला, उनमें से कोई भी ठाकुर का आदमी नहीं है, तीनों मरने वाले नामी गिरामी डाकू हैं। पुलिस ने उन्हें शनाख्त कर लिया है। ठाकुर ने पैसे देकर उन्हें इस काम पर राजी किया होगा। वो बहुत अय्यार और मक्कार आदमी है, वो अपने आदमियों को क्यों दाव पर लगाता? पुलिस का ख्याल है कि उन तीनों को जग्गू ने मारा है। मैंने कहा, इस ख्याल की वजह? वो बोला, इतना बेहतरीन निशाना सिर्फ जग्गू का है, गोलियां उनके माथों के बिल्कुल बीच में लगी हैं। मैंने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, जब तुम आओगे तो मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने उसका नाम तो पूछा ही नहीं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम मनोहर लाल है। उसके जाने के बाद मैं घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल ही खेतों में घुस गया। खेतों की मुंडेर के साथ साथ खुदरौ घास उगी हुई थी। कुछ फासले पर पानी का एक जौहड़ भी था। मैंने घोड़े को छोड़ दिया। पहले उसने खूब सैर होकर जौहड़ से पानी पिया, फिर हरी भरी घास खाने लगा। मैंने भी जौहड़ के किनारे बैठकर मुंह हाथ धोया, फिर कुछ देर तक वहां घास पर लेटा रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मनोहर लाल आएगा तो वहीं मेरा इंतजार करेगा जहां उसने मुझे छोड़ा था। मुमकिन है वो आकर चला गया हो। खेतों में से पगडंडी नजर नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और घोड़े को वहीं छोड़कर उस तरफ बढ़ा जहां मनोहर लाल से मुलाकात हुई थी। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अंधेरा तेजी से फैलता जा रहा था। अंधेरा होने के साथ ही मच्छरों ने भी मुझ पर जलगार कर दी। मच्छर भी इतने खतरनाक थे कि जहां काट लेते काफी देर तक जलन होती रहती। फिर मुझे दूर से किसी शख्स का हजूला नजर आया। मैंने उसे कद्दो-कामत और चाल ढाल से पहचान लिया। वो मनोहर था। जब वो मेरे नजदीक पहुंचा तो मैंने आहिस्ता से सीटी बजाई। मैं खेतों में छुपा हुआ था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, इस तरफ चले आओ मनोहर। वो मेरी आवाज की समत पर चलता हुआ खेतों में आ गया। मैंने उसे पूछा, क्या रहा? वो बोला, हरनाम चाचा गाड़ी लेकर गांव के दूसरे सिरे की तरफ जा रहा है। आपको भी लंबा चक्कर काटकर वहां पहुंचना पड़ेगा। गांव में पुलिस अभी तक मौजूद है। उन्होंने तो अब तक मरने वालों की लाशें भी नहीं उठाई। मैं आपको रास्ता समझा देता हूँ, आप घोड़े पर बैठकर वहां पहुंचे। हरनाम चाचा आपका इंतजार कर रहा होगा। फिर उसने मुझे रास्ता समझा दिया और उस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक मैं रवाना नहीं हो गया।